हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एसएस मास्टर और हम सीखेंगे एसएस बहुत ही सरल और आसान तरीके से। मैं आपके लिए फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं, बेरोजगारी के उपाय। आपको भी इस प्रश्न में कंफ्यूजन होती है ना कि आखिर इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखे, क्योंकि किताब में इस प्रश्न का उत्तर बड़े विस्तार से दिया गया है। बेरोजगारी के उपाय कुल 10 दिए गए हैं, तो इतने विस्तार वाले प्रश्न को आखिर याद कैसे रखें? तो आपकी इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। पहले एक चीज आप ध्यान से सुन लो कि जब भी परीक्षा में बेरोजगारी के उपाय वाला प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर कभी भी 10 पॉइंट में हमें लिखना नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी 4 या 5 पॉइंट ही पूछे जाएंगे। परीक्षा में ये मेंशन भी किया होगा कि बेरोजगारी के कोई भी 4-5 उपाय बताइए, तब उन 4-5 उपायों को आपको विस्तार से समझाना है। बेरोजगारी के जो 10 उपाय है वो 10 उपाय में से आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए हम आज वो 10 के 10 पॉइंट को बड़ी सरलता से शॉर्ट पॉइंट बनाकर समझेंगे। मैं आपके लिए 10 के 10 पॉइंट एकदम शॉर्ट तरीके से लेकर आई हूँ, ताकि आपको याद भी रहे और परीक्षा में कैसे लिखना है वो भी समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेरोजगारी घटाने के मुख्य सरकारी प्रयास। हमारे सरकारी प्रयासों से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये वाकई प्रेरणादायक है। मैं इस अवसर के लिए उत्साहित हूँ। यानी कि सरकार ने बेरोजगारी घटाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? सरकारी प्रयास। तो पहला पॉइंट बनेगा आर्थिक विकास और नए क्षेत्र। बच्चों याद रखो, अगर बेरोजगारी घटानी है तो आर्थिक विकास करना पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास करना है तो नए नए क्षेत्र पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आर्थिक विकास और नए क्षेत्र और उनसे जुड़े हुए आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि सरकार अगर आर्थिक विकास पर ध्यान दे रही है तो सबसे पहले सरकार क्या करेगी? भारत में 10% वार्षिक आर्थिक विकास दर का लक्ष्यांक तय किया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना। ठीक है, याद रखना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक और निजी यानी कि प्राइवेट, दोनों जगह पर निवेश बढ़ाना, यानी कि वहां इन्वेस्टमेंट करना और वहां इन्वेस्टमेंट करके रोजगार के नए अवसर पैदा करना आपका दूसरा पॉइंट बनेगा। इसी के अंदर और एक चीज होगी कि जब हम उद्योगों की बात करेंगे, निजी क्षेत्रों की बात करेंगे, तो हम कृषि, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को कैसे भूल सकते हैं? तो इसी में आपका पॉइंट बनेगा कृषि, लघु यानी कि स्मॉल और कुटीर उद्योग के विकास पर जोर देना। अगर ये 3 चीजों पर सरकार ध्यान देती है तो आर्थिक विकास पक्का है, और सरकार ने इन तीनों क्षेत्रों में अपने प्रयास किए हैं ताकि रोजगारी बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट बनता है श्रम प्रधान उत्पादन, यानी कि काम करने वाले लोग को हम श्रमिक कहते हैं। तो श्रमिकों को ध्यान में रखकर उत्पादन अगर किया जाए तो ऐसी व्यवस्था करना, ऐसी उत्पादन पद्धतियों को बढ़ावा देना जहां मशीन से ज्यादा हाथों से काम करने वाले लोगों की जरूरत हो, जैसे कि हस्तकला, हाथ बुनाई कला, कढ़ाई कला, जरी काम, ये सारे जो काम है इसके अंदर किसी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, हाथों से काम किया जाता है। तो उसको भी ध्यान में रखा जाए, उसको भी केंद्र में रखा जाए। इन कारीगरों को ध्यान में रखकर सरकार उन्हें प्रोत्साहन देने वाली नीतियां लागू करती है। ग्रामीण विकास और कृषि, हमने आर्थिक विकास की बात की, फिर श्रमिकों की बात आ गई यानी कि कारीगरों की बात आ गई। अब गांव को कैसे भूल सकते हैं? आर्थिक विकास करना है, बेरोजगारी को अगर खत्म करना है भारत से, तो ग्रामीण विकास और कृषि दोनों का विकास करना बहुत जरूरी है। तो ग्रामीण आपका अगला तीसरा पॉइंट बनेगा, ग्रामीण विकास और कृषि। खेती में एक से अधिक फसल लेने की पद्धति विकसित करना ताकि साल भर काम मिले। सिंचाई, बिजली, सड़क, जल संचयन जैसी सुविधाओं का विस्तार करना। डेयरी उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे कृषि से जुड़े अन्य कार्यों को बढ़ावा देना ताकि लोग शहर की ओर पलायन ना करें। इस तरह से गांव में इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए, खेती बाड़ी पर, कृषि पर, सिंचाई, बिजली, सड़क पर, डेयरी उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन, इस सारी चीजों पर अगर वहीं उनको रोजगार दी जाए, वहीं उनके लिए रोजगार के अवसर खड़े किए जाए, तो उनकी समस्या खत्म होगी और वो लोग कभी शहर में स्थानांतरण नहीं करेंगे, और स्थानांतरण नहीं करेंगे तो शहर की जो समस्याएं हैं वो भी नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह ग्रामीण विकास
और कृषि का विकास। अगला पॉइंट बनता है मानव विकास और बुनियादी सुविधाएं। मानव का विकास किया जाए तो मानव का विकास कैसे किया जा सकता है, तो उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पानी, इंटरनेट, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं अगर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाई जाए तो मानव विकास होगा। ठीक है, बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी जिसकी खास जरूरत होती है, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, बिजली, ये सारी जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जाए। और इन सभी क्षेत्र में इनकी सुविधाएं तो बढ़ानी है, साथ ही साथ इसके अंदर भी रोजगार है, इससे भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो मानव विकास और बुनियादी सुविधाएं, उसका पॉइंट हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंचाना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक और परिणात्मक सुधार लाना, बैंकिंग, बीमा जैसी सेवाओं का विस्तार करना ताकि रोजगार के नए रास्ते खुले। देख सकते हो खेती में सुधार, यानी कि बागायती, जैविक, शुष्क कृषि, साग सब्जी वाली खेती बाड़ी को बढ़ावा देना। बच्चों देखा, गांव को ध्यान में रखते हुए दो तरह के महत्व के पॉइंट बने, एक तो ग्रामीण विकास और कृषि और दूसरा बना मानव विकास और बुनियादी सुविधा। और चीज पर ध्यान दिया जाए तो बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है, और वो है कौशल्य विकास और शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा केवल किताबी ज्ञान के बजाय तकनीकी और उद्योग आधारित शिक्षा पर जोर देना ताकि कुशल कारीगर तैयार हो। प्रशिक्षण, युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार ट्रेनिंग देना ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े और वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सके। यानी कि गांव में, शहरों में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें स्किल सिखाई जाए ताकि वो हमारे देश में भी रोजगार प्राप्त कर सके और वैश्विक स्तर पर, विदेश में भी अगर उन्हें रोजगार का अवसर मिलता है तो वहां पर भी मुकाबला कर सके, तो वहां पर भी वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके। सरकारी योजनाएं, सरकार खुद ऐसी कई रोजगार योजनाएं लेकर आई है, जैसे कि प्रमुख अभियान मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से युवाओं के कौशल्य और उत्साह को बढ़ाना। ये 3 प्रोजेक्ट सरकार के ऐसे हैं जो युवाओं को कौशल्य देते हैं, यानी कि प्रशिक्षण, तालीम देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, स्किल सिखाते हैं, और इस तरह से वो स्किल सीखने के बाद अपने आप रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। उच्च संस्थाओं की स्थापना करना, देश भर में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं की स्थापना करना ताकि तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा सुलभ हो सके। आईआईटी और आईआईएम है वो टेक्नोलॉजी के विषय में शिक्षा देती हैं। ऐसी संस्थाएं हैं, उन्हें और प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें और विकसित किया जाए तो हम टेक्नोलॉजी के विषय में अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सरकार की ये 2 प्रमुख योजनाएं जो हैं, जिसमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आ जाता है, और आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं की स्थापना की है। अगला पॉइंट है नए क्षेत्र और स्वरोजगार। नए क्षेत्र यानी कि ऐसे कई क्षेत्र है जो वर्तमान में जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां पर रोजगारी के बहुत सारे अवसर है। तो नए रोजगार क्षेत्र कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फार्म, बिजनेस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट जैसे नए क्षेत्र के अवसर बढ़ाना। स्वरोजगार का मतलब होता है वो खुद से ही अपना रोजगार ढूंढ सके या प्राप्त कर सके, उसे क्या कहते हैं, स्वरोजगार। शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कि प्लम्बिंग, मोबाइल, एसी रिपेयरिंग, कम समय वाले डिप्लोमा कोर्स शुरू करना। देखो, ये जो कम समय वाले डिप्लोमा कोर्स हैं, वो कोर्स करके भी वो अपनी रोजगार बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है और यहाँ पर उन्हें स्वरोजगार मिलता है। स्टार्टअप इंडिया, नए उद्योग शुरू करने के लिए उद्योगों को स्टार्टअप इंडिया के तहत सस्ता लोन और सहायता प्रदान करना। स्टार्टअप इंडिया के तहत कोई व्यक्ति अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सरकार उसे लोन प्रोवाइड करती है और इस प्रकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट बनेगा स्वरोजगार और औद्योगिक विकास। तो नए उद्योगों को प्रोत्साहन, नए रोजगार के अवसर पैदा करके नए व्यापार और उद्योगों की शुरुआत करना आवश्यक है। आर्थिक सहायता, सरकार द्वारा यंत्र, कच्चा माल या फर्नीचर खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण लोन की सुविधा दी जाती है। कौशल्य और प्रशासन, धंधा शुरू करने के लिए टेक्निकल ज्ञान, प्रशासनिक कुशलता और कौशल्य विकास में सरकारी मदद दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण, बैंक और वित्तीय संस्थाओं की मदद से महिलाओं के लिए गृह उद्योग स्थापित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।
आधुनिक दृष्टिकोण पारंपरिक व्यवसायों से बाहर निकलकर नई पीढ़ी नए व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार कर रही है। तो इस तरह से सरकार अपने प्रयास कर रही है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। अगला लास्ट पॉइंट कि स्वरोजगार विनिमय केंद्र। सरकार ने एक ये महत्व का कार्य किया है कि रोजगार विनिमय केंद्रों की स्थापना करके रोजगार विनिमय केंद्र में बेरोजगार व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसे नौकरी के अवसर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर काम देने वाले लोग भी उस संस्था से जुड़ते हैं, रोजगार केंद्र से जुड़ते हैं, और जिसे काम चाहिए वो भी रोजगार केंद्र से जुड़ते हैं। तो इस तरह से दोनों लोगों को जोड़कर उन्हें रोजगार प्राप्त करवाई जाती है। रोजगार विनिमय केंद्र कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये केंद्र रोजगार खोजने वाले और काम देने वाले मालिकों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला पॉइंट है पंजीकरण और मार्गदर्शन, यानी कि रजिस्ट्रेशन और मार्गदर्शन। यहाँ शिक्षित बेरोजगार का पंजीकरण किया जाता है और उन्हें कार्य क्षेत्र चुनने के लिए विश्वसनीय जानकारी व मार्गदर्शन दिया जाता है। जो शिक्षित बेरोजगार है उसे मार्गदर्शन जानकारी यहाँ से दी जाएगी, साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अगला पॉइंट है प्रसार माध्यम। प्रसार माध्यम यानी कि मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि चीजों के द्वारा बेरोजगार लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना और उनको रोजगारी के अवसर देना। तो प्रसार माध्यम और ऐसे दो प्रसार माध्यम है, रोजगार और कारकिर्दी पत्रिकाएं। ऐसे ही प्रसार माध्यम है रोजगार और कारकिर्दी जैसी पत्रिकाओं, मॉडल करियर सेंटर और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मुफ्त जानकारी दी जा रही है। तो सरकार ये भी प्रयत्न कर रही है बेरोजगार लोगों तक पहुंचने के लिए और उन्हें रोजगारी देने के लिए। रोजगार मेले, ये केंद्र स्किल प्रोग्राम और रोजगार मेलों का आयोजन भी करती है, यानी कि विनिमय केंद्र है वो ऐसे मेलों का आयोजन करती है जिसमें बेरोजगार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वहां पर जाकर अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार विनिमय केंद्र ऐसे मेलों का भी आयोजन करती है। सांख्यिकी, दिसंबर 2015 तक देश में 947 रोजगार विनिमय केंद्र थे, जिसमें करोड़ों बेरोजगार दर्ज किए गए। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न के उत्तर है। आई होप बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब परीक्षा में इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले ही ऐसे किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।